लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पास। विपक्ष ने बिल को बताया संघीय ढांचे के खिलाफ। सर्वदलीय सहमति के लिए बिल को जेपीसी के पास भेज सकती है सरकार। पार्वती कालीसिंध चंबल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत। पीएम मोदी की मौजूदगी में साइन हुआ एमओयू। राजस्थान 13 और एमपी के 11 जिलों में पेयजल और सिंचाई के लिए मिलेगा पानी। फिलिस्तीन के बाद अब बांग्लादेश। प्रिंटेड बैग लेकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी। हिंदुओं की प्रताड़ना को लेकर उठाई आवाज। कल पाकिस्तान ने की थी तारीफ। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन कर्ज को लेकर विपक्ष का वार। सरकार पर कर्ज लेकर घी पीने का आरोप। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल बोले डेवलपमेंट के लिए ले रहे लोन। यूपी विधानसभा में 17,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पास। विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ का तगड़ा पलटवार। बोले सपा के राज में जाति देखकर होती थी भर्तियां। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। आप देख रहे हैं IND24 का सोशल मीडिया स्पेशल बुलेटिन। इस बुलेटिन में तमाम बड़ी और खास खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। शुरुआत करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र से, जहां मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। एक देश एक चुनाव बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया। कई पार्टियों की आपत्तियों के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई। पक्ष में ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल पेश किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बिल जब कैबिनेट में आया था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजना चाहिए। कानून मंत्री ऐसा प्रस्ताव कर सकते हैं। एक देश एक चुनाव बिल दोबारा प्रतिस्थापित कराने के लिए पहली बार इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इसके लिए वोटिंग हुई। इसके पक्ष में 220 तो विरोध में 149 वोट पड़े। कोई भी सांसद गैर हाजिर नहीं रहा। कुल 369 सदस्यों ने वोट डाला। इसके बाद विपक्ष के सदस्यों ने इसको लेकर आपत्ति भी जताई। वोटिंग मशीन से मतदान होता है तो आप सब अपनी सीट से दबाए गए बटन और सदन के दोनों ओर लगी हुई बड़ी स्क्रीन में आप मिलान कर सकते हैं। अगर मिलान में सही नहीं होता है और आपको कुछ करेक्शन करना है एब्सेंट में या मतदान में, तो ही आप पर्ची मांगें और तो ही पर्ची से मतदान में करेक्शन करें। शुद्धि के अध्ययन मत विभाजन परिणाम पक्ष में हाँ में 269, विपक्ष में 198। बहुमत के पक्ष में मतदान हुआ। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में हाँ। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक को पुनः स्थापित करें। Honorable Speaker Sir, with your permission, the Constitution's 129th Amendment Bill 2024, I introduce the bill. Item number 19. Honorable Speaker Sir. एक मिनट मैं पढ़ूंगा। प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Honorable Speaker Sir, with your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill. ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए और देश के प्रगति के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है, एक बार इलेक्शन हो गए तो 5 वर्ष तक
ये सिर्फ हम ये नहीं कह रहे जब भी लोकसभा होगा तब विधानसभा होगा, ऐसे नहीं कह रहे। ऑल द इलेक्शन विल बी हेल्ड। 5 वर्ष में एक बार इलेक्शन होगा। तो इसके लिए पहले भी ऐसा ही था। 1952 से पहले बहुत वर्षों तक, दशकों तक इलेक्शन ऐसा ही चलता था। जब कांग्रेस को एक रोग आ गया, आर्टिकल 350 उपयोग करके विधानसभा को भंग करना, और जो भी हमारा इलेक्टेड गवर्नमेंट थे, उस टाइम तो हमारा गवर्नमेंट बीजेपी या जनसंघ का गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन वो कम्युनिस्ट का हो, रीजनल पार्टीज का हो, करुणानिधि का हो, ईएमएस नंबूदिरीपाद का हो, जो भी सरकार उस टाइम बीच बीच में आए थे, इस सबको, क्योंकि वो कांग्रेस के गवर्नमेंट नहीं थे, इनको बर्खास्त करते थे। मोदी जी के नेतृत्व में जब ये विचार मूर्त रूप लेने की बात हुई तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ जी कोविंद जी की अध्यक्षता में एक उप समिति बनी और उसकी रिपोर्ट को अडॉप्ट किया राष्ट्रपति ने। उसके बाद सरकार ने ये कदम उठाया है, वो अभिनंदनीय है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में धन का अपव्यय और समय का अपव्यय दोनों को रोकने का एक कारगर उपाय है। जिस तेजी के साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उसमें एक दिन का भी गतिरोध निश्चित रूप से नुकसान करेगा और मुझे लगता है देश को तैयार होना। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश को मिली आज बड़ी सौगात के बारे में। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली पार्वती कालीसिंध चंबल यानी पीकेसी को जोड़ने वाले प्रोजेक्ट की आज से शुरुआत हो गई है। जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एमपी, राजस्थान और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के बीच त्रिस्तरीय एग्रीमेंट यानी कि एमओयू हुआ है। इस कार्यक्रम में एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव और जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट मौजूद रहे। पीकेसी परियोजना से एमपी में चंबल से लेकर मालवा तक के 3,150 गांवों की 6,13,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी। एमपी के 11 जिलों गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, राजगढ़, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर, शाजापुर, मंदसौर और मुरैना में पीने का पानी मिलेगा। पार्वती कालीसिंध चंबल लिंक परियोजना की अनुमानित लागत 72,000 करोड़ रुपए है। परियोजना से बनने वाले बांधों और जलाशयों की कुल जल भराव क्षमता 1908.83 घन मीटर होगी। 172 मिलियन घन मीटर पानी ग्रामीणों के लिए पीने और उद्योगों के लिए रिजर्व रहेगा। आज यहाँ 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे, राजस्थान के टूरिज्म को, यहां के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन की सरकारें सुशासन का प्रतीक बन रही है। राजस्थान और मध्य प्रदेश बिल्कुल लगे राज्य हैं, लेकिन 11 जिले मध्य प्रदेश के, हमारा चंबल का पूरा इलाका, वहां से लेके पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, उधर राजस्थान के भी कई सारे जिले, दोनों जिलों के लिए ये आज की जल योजना की सौगात सच में आधुनिक भागीरथ की तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। नदियों का मायका है मध्य प्रदेश,
हमारी सभी राज्यों से बड़ी बड़ी नदियां हमारी जलराशि ले जा करके सबके जीवन में अलग प्रकार से सहायता देती है। 3 नदियों को जोड़ करके पार्वती, काली सिंध, चंबल तीनों का उद्गम मध्य प्रदेश है। ऐसे में हमारी और उनकी दोनों की साझा योजना थी और योजना पे काम तो हो सकता था, लेकिन छोटे मोटे कई कारणों के कारण से अतीत के 20 साल निकल गए। लेकिन जब समय आता सच्चे अर्थों में जिनके हाथ में यश होता, पुण्य होता है, उन्हीं का लाभ मिलता। मैं माननीय मोदी साहब को धन्यवाद दूंगा इस मामले में, जिनने न केवल योजना को पूरा करने के लिए हमको प्रेरित किया, बल्कि उससे बढ़कर के 90% धनराशि भी भारत सरकार के माध्यम से हमको प्राप्त हो रही। आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज का यह दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि कई दशकों में विकास के समय बड़े कार्य संशोधित पार्वती, काली सिंध, चंबल परियोजना के लिए आज केंद्र सरकार मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हो रहे हैं। इस महत्वाकांक्षी परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों में रहने वाले लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ साथ लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु अतिरिक्त पानी की व्यवस्था हो सकेगी। बात करेंगे अब प्रियंका गांधी की, जो एक बार फिर अपने बैग को लेकर चर्चा में बनी हुई है। वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के बाद अब बांग्लादेश का बैग लेकर संसद पहुंच गई हैं। प्रियंका संसद में एक बैग लेकर पहुंची जिस पर बांग्लादेशी हिंदुओं और ईसाइयों साथ खड़े हो लिखा था। एक दिन पहले ही वे फिलिस्तीन को समर्थन करने वाला बैग लेकर पहुंची थी जिस पर फिलिस्तीन आजाद होगा लिखा था। इस पर विवाद भी खूब हुआ था। फिलिस्तीन का सपोर्ट करने पर पाकिस्तान सरकार में पूर्व मंत्री फवाद हसन चौधरी ने भी उनकी तारीफ में कहा था कि हमारे सांसदों में इतनी हिम्मत नहीं। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जवाहरलाल नेहरू जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी की पोती से हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। प्रियंका ने अपना कद और ऊंचा कर लिया है। ये शर्मनाक है कि आज तक किसी पाकिस्तानी सांसद ने ऐसी हिम्मत नहीं दिखाई। तो एक बार फिर प्रियंका गांधी अपने बैग को लेकर चर्चा में बनी हुई है। कल वो फिलिस्तीन आजाद हो लिखा बैग लेकर संसद पहुंची थी जिस पर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि मैं क्या पहनूं, क्या अपने साथ लेकर चलूं, ये कौन बताएगा। ये रूढ़िवादी सोच है, ये कोई डिसाइड नहीं कर सकता। और आज फिर वो बांग्लादेश का लेकर बैग पहुंची है जिसमें हिंदुओं ईसाइयों के साथ खड़े हो लिखा है उनके सपोर्ट में, क्योंकि कल फिलिस्तीन का बैग लेकर पहुंची तो पाकिस्तान के नेताओं की तारीफ भी उन्हें मिली। जिस तरह से पूर्व मंत्री वहां पर फवाद हसन चौधरी ने उनकी तारीफ की। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भारत सरकार जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। We want justice, justice, justice. We want justice, justice, justice. चलिए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के शीतकालीन सत्र की। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। कांग्रेस ने प्रदेश सरकार द्वारा लिए जा रहे कर्ज को लेकर जमकर हंगामा किया। तमाम कांग्रेस के विधायक और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है और जनता की जो योजनाएं चलाई जा रही है उनमें पैसा नहीं दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 55,000 रुपए का कर्ज है। मौके का जायजा लिया हमारे ब्यूरो चीफ शोएब खान ने। मध्य प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिन भी आज जो है विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है और आप देख सकते हैं कि जो गांधी जी की प्रतिमा है उसके नीचे एक बार फिर जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। हाथ में जो है कटोरा जो है कांग्रेस के नेता लिए हुए हैं और जिस तरह से कर्ज जो है सरकार ले रही है इसका विरोध जो है यहाँ पर विपक्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर
उनसे बातचीत भी करेंगे। देखिए, सरकार का वित्त प्रबंधन पूरी तरह से फेल हो चुका हुआ है और लगातार सरकार कर्ज पर कर्ज ले रही है। यहाँ तक स्थिति ये है कि ब्याज चुकाने के लिए भी सरकार कर्ज ले रही है और परिस्थिति ये निर्मित हो गई है कर के भी जैसे ही वो सरकार निकम्मी है। एक मिनट बोल रहा हूँ, बोलूंगा। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। बिल्कुल, आप यहाँ पर देख सकते हैं तमाम जो विपक्ष के नेता हैं यहाँ मौजूद हैं। हर दिन 120 करोड़ कर्जा ले रही है, ये सरकार रोज कर्जा लेती है। प्रदेश के अंदर विकास नहीं हो रहा। सरकार नौकरियां आज पद खाली है, पदों की भर्ती नहीं हो पा रही। सरकार उन आदिवासी दलितों के जो योजना है, उप योजना, उसके अंदर पैसा नहीं दे पा रही है। सरकार किसानों को खाद के लिए पैसा नहीं दे पा रही है। सरकार इंपोर्ट नहीं कर पा रही। सरकार लाडली बहना को 3000 रुपए नहीं दे पा रही। सरकार धान खरीदी के लिए जो इन्होंने वादा किया 3100 रुपए, उसके लिए नहीं दे पा रही। तो हमारा ये कहना है कि सरकार जिस प्रकार से पूरे विदेशों में जाके कर्ज तो लेना चाह रही है, भीख मांग रही है, लेकिन प्रदेश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ नहीं करना चाह रही। कर्ज को लेकर यह विरोध विपक्ष का देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन रवि राजपूत के साथ शोएब खान, IND24 भोपाल। कर्ज को लेकर जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है तो सत्ता पक्ष ने भी पलटवार किया है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि किसी भी राज्य की ग्रोथ के लिए 3% कर्ज लेना कोई बड़ी बात नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार 3% के अंदर कर्ज ले रही है। कांग्रेस को लंबे समय तक मौका मिला पर कांग्रेस ने प्रदेश को बेमारू राज्य बनाया, लेकिन हमारी सरकार प्रदेश के विकास के लिए कर्ज ले रही है। सुनिए राजेंद्र शुक्ला ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस के लोग गुमराह कर रहे हैं। किसी भी राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3% कर्ज लेना उस प्रदेश की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है और मध्य प्रदेश ने जो भी कर्ज लिया है वो 3% की सीमा के अंदर लिया है और इसलिए यदि इतना कर्ज हम नहीं लेंगे तो हम पूंजीगत व्यय और किसी भी प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस ने को लंबे समय तक मौका मिला, उन्होंने इस प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया और आज अब प्रदेश हिंदुस्तान के बेहतरीन राज्यों में से एक शामिल होने जा रहा है, तो इस प्रकार के भ्रम फैलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र का भी आज दूसरा दिन है, जिसमें वित्तीय अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही सदन में जमकर हंगामा देखने को मिला। सदन रायपुर के बूढ़ा तालाब प्रोजेक्ट और सुकमा में बिना टेंडर पुल बनाए जाने को लेकर गरमाया। बस्तर के निर्माण के मामले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल और लोक निर्माण विभाग के मंत्री अरुण साव के बीच नोकझोंक भी हुई। वहीं पुल निर्माण को लेकर कवासी लखमा ने सुकमा का जिक्र किया, जिस पर अजय चंद्राकर ने तंज कसते हुए पूछा कि सुकमा कब गए थे, जिसके बाद लखमा भड़क उठे और कहा कि क्या मैं पाकिस्तान में रहता हूं। इसके अलावा राजेश मूणत ने बूढ़ा तालाब का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जब स्मार्ट सिटी कह रही है कि काम कंप्लीट कर लिया तो 6 करोड़ का फव्वारा लगा है, वे आज तक चालू क्यों नहीं हो पाया। तो वहीं धर्मलाल कौशिक ने जल जीवन मिशन के अधूरे काम, टेंडर लेने वाली एजेंसियों की बड़ी गड़बड़ी को उजागर करने का दावा किया। कौशिक ने बताया कि हर घर तक जल पहुंचाने का काम किया जा रहा था, लेकिन छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती सरकार ने लापरवाही की है। पिछली सरकार ने जो सख्त नियम थे अवैध प्लॉटिंग के लिए, उनमें शिथिलता ला दी थी, जिसकी वजह से अवैध कॉलोनाइजर्स बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में बढ़े और परिणाम स्वरूप अवैध कॉलोनियां बहुत बसने लगी थी, अवैध प्लॉटिंग होने लगी थी। उस पर अंकुश लगाने के लिए आज हमने ध्यानाकर्षण सूचना मैंने लाई थी, जिसपे अपने विधानसभा क्षेत्र की बात की, लेकिन ये पूरे प्रदेश की समस्या है। सरकार ने उसमें महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि तीनों विभाग, नगरीय प्रशासन, राजस्व और आवास एवं पर्यावरण की संयुक्त टीम बनाएंगे और इस पे कड़े नियम बनाए जाएंगे ताकि अवैध कॉलोनाइजर्स को रोका जा सके, अवैध प्लॉटिंग को रोका जा सके। इस बात को बार बार कह रहा था कि मैं तरेंगा गांव
जो विधानसभा क्षेत्र भाटापारा में आता है वहाँ गया था और बोरा वहाँ 480 ग्राम का मिला है जो कि अमानक है। ये बातें बार बार दोहराने के बाद भी माननीय मंत्री जी द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया और विधानसभा में उसने झूठ बोला, उसने असत्य कथन कहा। उसने बताया कि मैं अपने अधिकारियों से जांच कराया हूं, वहां का बोरा मानक है, अमानक नहीं है। आज मैंने भाटापारा के विधायक श्री से ये बोरा मंगवाया हूं, आपके सामने दिखा रहा हूं। चूंकि यहाँ माप तोल करने का मशीन लाना संभव नहीं था। पूरा संतोषजनक जवाब नहीं है। परिया रोड में, मुलेर रोड में छोटा छोटा नाला है और नाला में 3-3 पुलिया बन रहा है। जब आचार संहिता लगा था उस समय निविदा लगा। अभी जिला कलेक्टर का निधि उस पैसा को दुरुपयोग कर रहे हैं। जो पुलिया 60 रुपया में बनने वाला 100 रुपया में बना रहा है। पुल पहले बना, अभी निविदा डला है। तो हम सवाल किया, जो अधिकारी भ्रष्टाचार किया है उनको पर कार्रवाई करोगे? और मंत्री जी मुंह तक नहीं खोला है। ये सरकार जो कर्ज का बोझ है वो तो कांग्रेस की सरकार के समय में। अभी देख लीजिए, आज की ध्यानाकर्षण देख लीजिए, आयुष्मान भारत का जितना भी पेंडिंग था उनकी सरकार के समय का था। इन्होंने कहा था यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम लाएंगे, लाया क्या? यदि हम बात करें अपने 1 साल के इस सरकार में, पिछले 3-3, 4-4 वर्षों का मिलर्स के भुगतान इन लोगों ने नहीं किया। चलिए अब आपको बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के शीतकालीन सत्र में क्या हुआ। 69,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा उठा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सपा पर जमकर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 69,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जारी हुए हैं और वो पढ़ा रहे हैं। सीएम सपा सरकार में 86 में से 56 एसडीएम एक ही जाति के बना दिए गए। इनकी सरकार में एक अयोग्य व्यक्ति को, फर्जी डिग्री वाले को लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराध और अपराधियों के लिए हमारी सरकार का जीरो टॉलरेंस इसलिए है ताकि निवेश आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलग अलग विभागों में अब तक के 7 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान बिना नाम लिए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी पर भी कटाक्ष कर दिया। प्रियंका गांधी के फिलिस्तीनी बैग लेकर संसद पहुंचने पर उन्होंने कहा कि हम युवाओं को इजराइल भेज रहे हैं। 2017 में जब हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, तब उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी उसकी 1/3 रह गई थी। आज हम उसको दोगुना करने में सफल हुए हैं और मेरा ये मानना है कि अगले 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय फिर से भारत की प्रति व्यक्ति आय से अधिक होगी और इस दिशा में उत्तर प्रदेश की वर्तमान की वृद्धि दर इस बात को संकेत करता है। और मैं इसीलिए आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें उत्तर प्रदेश को और विकास की दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार अपने नौजवानों के हित के लिए अनेक कदम उठा रही है। उनके हितों को संवर्धित करने के लिए हर प्रकार से प्रतिबद्ध है और जो मुद्दे यहां पर उठाए गए हैं, सरकार उसके लिए पूरी तरह अवेयर है और उसमें किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं देगी। चलिए अब उत्तराखंड की बात करेंगे, जहां टिहरी के गरखेत में 26वें खेलकूद सांस्कृतिक और विकास महोत्सव का आयोजन हुआ। ये 3 दिवसीय आयोजन है जिसका शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि प्रदेश के लोक परंपराओं का मान जौनपुर क्रीड़ा और सांस्कृतिक महोत्सव का शुभारंभ हो गया है। सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड की संस्कृति को विश्व मंच पर ले जाना है। बहनों, उत्तराखंड की जो लोक संस्कृति है वो बहुत समृद्ध है और अपने आप में बहुत इसमें विशिष्टताएं हैं। और मैं सच बताऊं तो आप सबको यहां मैं देख रहा हूं तो मैं पिछले वर्ष जब लंदन गया था निवेश सम्मेलन में, उस निवेश सम्मेलन में जब मैं वहां पहुंचा
तो यूके बोलते हैं, इंग्लैंड को भी यूके बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, और हमारे उत्तराखंड को भी यूके बोलते हैं ना। हमारी सरकार भी आज इन लोक भाषाओं को और लोक साहित्य में कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी सहित राज्य की जितनी भी अन्य बोलियां हैं, उन बोलियों में उत्कृष्ट साहित्य सेवा के लिए उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान हमने देने का प्रावधान कर दिया है। इसको सम्मान दिया जा रहा है। इसके पीछे हेतु है कि हमारी बोली भाषाओं को उनको प्रोत्साहन हो, लोग उसमें आगे बढ़ें और जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमारे को एक विरासत दी है, उस विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाने का काम करें। सोशल मीडिया के स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।